आज के अखबार के साथ मैं उरान आदि इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब, बल्कि अखबारात की जानिब बढ़ने से पहले, तज़ियों की जानिब बढ़ने से पहले मैं अपनी मेहमान शख्सियत का तारुफ़ आपके सामने रखता हूँ। बड़ी हमअज़ेज़ शख्सियत है मेरे साथ, उनका ताल्लुक़ दर्स व तदरीस से है और इसके अलावा हालात हाज़िरा पे बड़ी गहरी नज़र है। मेरे साथ मौजूद हैं PhD स्कॉलर इन इंटरनेशनल रिलेशंस, आर्टिकल राइटर और तज़िया कार मुनव्वर महर साहब। अस्सलाम वालेकुम मुनव्वर। वालेकुम राना साहब। मुनव्वर अहमद का शुक्रिया। चलते हैं अखबारात की जानिब। सबसे पहली खबर जो लीडिंग स्टोरी है, अखबारात की ज़ीनत बनी, बल्कि इस वक्त तो ज़ुबान ज़द-ए-आम है, बल्कि ज़ुबान ज़द-ए-आम क्या है कि हर शख्स उसमें उलझा हुआ है, और वो है कोरोना। कोरोना से मज़ीद 157 अफराद जान से गए, 5908 केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के अस्पतालों में गुंजाइश ख़त्म। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में फ़ौज की खिदमत तलब कर ली गई। और मैं मज़ीद थोड़ा सा आगे बढ़ूँ कि NCOC ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी। बैन सूबाई ट्रांसपोर्ट पर हफ्तावार पाबंदी में 17 मई तक तोसी। चीनी वैक्सीन की मज़ीद 5 लाख खुराकें इस्लामाबाद पहुँच गईं। कैसे देख रहे हैं जी? कोरोना एक तो आलमगीर वबा है और पूरी दुनिया इसकी लपेट में है। अमवात बहुत हो गई, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा शिद्दत बढ़ गई, और इसी शिद्दत को मद्देनज़र रखते हुए मुख्तलिफ सूबों में 3 सूबों में फ़ौज की खिदमत तलब कर ली गई हैं। NCOC ने गाइडलाइंस जारी की। आखिर हालात किस तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं बीमारी की शिद्दत में, वबा की शिद्दत? आदिल, थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया। आदिल, ये देखें, बड़ी ही पूरी दुनिया में एक ख़तरनाक सिचुएशन है, और ये जो थर्ड वेव है ये बहुत ही ज़्यादा जो है ना एक किस्म की एक फेटल और डेडली वेव साबित हो रही है, और ये आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है तकरीबन पूरी दुनिया में। पहली वेव के बाद हमें उसमें जब कमी आई तो ये थोड़ी सी एक उम्मीद पैदा हो गई कि कोई आहिस्ता आहिस्ता हम इसको कंट्रोल कर लेंगे, कंटेन कर लेंगे, एटलीस्ट जो है ना वैक्सीन जो है ना वो डेवलप की गई। लेकिन अभी जो ये थर्ड वेव है ये बहुत ज़्यादा जो है ना एक मौलिक साबित हो रही है पूरी दुनिया के लिए और पाकिस्तान के लिए। आप देखें, पाकिस्तान में मैं थोड़े से फैक्ट्स और फिगर बता दूं अपने नाजरीन के लिए कि इस वक्त तकरीबन जो है ना कोई 9 लाख के लगभग पाकिस्तान में जो है ना कंफर्म्ड केसेस हैं कोरोना के, और तकरीबन कोई 16-17 हज़ार लोग जो है ना वो जाँ बहक भी हो गए हैं कोरोना की इस वबा में। तो ये सूरत हाल, और अभी जो है ना एक शूटअप कर गई है थर्ड वेव जो है, उसमें हमारी इंडिविजुअल लेवल पे भी हमने SOPs को फॉलो नहीं किया, इग्नोर किया, और उसको हमने एक लाइटली ले लिया। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी जो है ना वो कंफ्यूज रही हैं, इंडिसीशन का वो शिकार रहे हैं, और कोई वाज़ेह पॉलिसीज़ नहीं रही शुरू से। ऑफ एंड ऑन किस्म की जो है ना वो एक एडहॉक अप्रोच रही है। और बीच में जब थोड़ा सा ये कम हुआ एक वेव, कोरोना वेव, तो उसके बीच में जो गवर्नमेंट को करना चाहिए था कि वैक्सीनेशन और वैक्सीन की बुकिंग करवाते, वो हमें नज़र नहीं आया। इतना अग्रेसिव किस्म की जो एक बुकिंग होती है और वैक्सीनेशन होती है। हुकूमत वैसे आपको नज़र आई कहाँ पे? हुकूमत मुझे सिर्फ नज़र आई सियासत जो है ना, बराए सियासत, ठीक है, आवाम के जो जेन्युइन इश्यूज़ हैं, ये देखें एक पब्लिक हेल्थ क्राइसिस है, ये कोई इंडिविजुअल का क्राइसिस नहीं, ये एक नेशनल क्राइसिस है, एक ग्लोबल क्राइसिस है। तो उसमें आपको ना नेशनल किस्म की आपको अप्रोच चाहिए। लेकिन यहाँ पे अफसोस की बात यह है कि हमेशा से मैं ये एक बात करता हूँ, आज भी उसको रिपीट करूँगा, कि यहाँ पे सियासत और गवर्नमेंट का जो इंटरेस्ट होता है वो पावर में होता है, वो पब्लिक सर्विस में नहीं होता। इनको चाहिए, अब देखें इसके बीच में अगर आप वो करें ना, कंटेंट एनालिसिस करें आप मीडिया का कि कौन सी खबरों ने डोमिनेट किया, तो सारी खबरें थी वो पेटी पॉलिटिक्स थी, अपोजिशन और गवर्नमेंट के दरमियान उनके इश्यूज़ थे। ठीक, अब देखें सियासत क्यों करते हैं आप? सियासत का पर्पस कम्युनिटी सर्विस होता है, सियासत का अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव होता है वो पब्लिक सर्विस होता है। यहाँ पे पब्लिक सर्विस कहीं नज़र नहीं आती, सिर्फ सियासत ही नज़र आती है कि सियासत करनी है, पावर में आना है, झंडे वाली गाड़ी पर घूमना है, और उसके बाद बस जो है ना, जब आप ये काम नहीं करेंगे पब्लिक सर्विस के जिसमें ये पब्लिक हेल्थ आती है, तो फिर ये सिचुएशन जो है ना ये ऐसे ही होगा, आउट ऑफ कंट्रोल होगी। नहीं, तो जब झंडे वाली गाड़ी भी है, मराहत भी है, पैसा भी मिल रहा है, और पैसा भी उन्हीं का, गरीब आवाम का मिल रहा है, तो इसके बावजूद उसका क्यों नहीं सोच रहे ये लोग? देखें, सोच इसलिए नहीं रही, बड़ा एक अफसोसनाक बात है। मैंने जो है ना वो इसलिए नहीं सोच रहे कि यहाँ पे हमारा जो अशराफिया है ना, जो रूलिंग, ये नहीं कि आज का जो जिसने भी यहाँ पे रूल किया, उसका जो माइंडसेट है ना वो कॉलोनियल माइंडसेट है, वो गोरे वाला माइंडसेट है कि जिस रूल करना है, टैक्स लेने हैं, आवाम की जो है ना वो खिदमत नहीं करनी, गवर्न नहीं करना, रूल करना है इन लोगों पे, इन लोगों को कंट्रोल करना है, इन लोगों को जो है ना पब्लिक सर्विस नहीं देनी। देखें, गरीब लोग 70% टैक्स लेते हैं और कहते हैं जी आवाम हमारी ऐसी है, आवाम हमारी वैसी है। भाई आपकी गरीब आवाम क्या करे? आवाम का एक ही काम होता है कि जो है ना कानून को फॉलो करे और टैक्स दे, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहता है, रियासत और आवाम के दरमियान जो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, सोशल कॉन्ट्रैक्ट,
वो ये कहता है कि अवाम टैक्स देगी और कानून को फॉलो करेगी। पाकिस्तानी अवाम ये दोनों काम करती है। उसके बदले में आप देखें इनको क्या मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता। ठीक है, जो इदारे पब्लिक के टैक्स के पैसे से चलते हैं वहाँ पर बगैर सिफारिश के कोई काम नहीं होता, जिनकी तनख्वाहें इस अवाम के टैक्स के पैसे से आती हैं, जो इनके नुमाइंदे हैं असेंबलियों में जाके बैठ जाते हैं, ठीक है, वो बाद में जो उनका काम है इलेक्ट होने के बाद जो असली काम है कानून साजी, पब्लिक सर्विस और रिफॉर्म्स, वो नज़र नहीं आते। अभी आप इस हालिया हुकूमत को देख लें कि 3 साल तकरीबन पूरे होने वाले हैं, लेकिन आपको कोई रिफॉर्म्स कहीं पे नज़र आते हैं? कोई आपको तो बल्कि हर हिसाब से सिचुएशन जो है ना डिटीरियरेट हुई है। तो इससे ये है कि अवाम इनकी प्रायोरिटी नहीं है, इनकी प्रायोरिटी अपनी ज़ाती सेल्फिश इंटरेस्ट है, पर्सनल अपनी जो है ना पावर इनका इंटरेस्ट है। पब्लिक इंटरेस्ट जो है ना वो के नाम पे सियासत की जाती है। तमाम वज़ीर हैं, पूरी काबीना है, उनके आगे लाजम बात है कि मुख्तलिफ कलमदान हैं। और अगर मैं बात करूं तो एक तो वज़ीर हैं जो पहले वज़ीर ख़जाना, बल्कि इस काबीना के तो बहुत सारे वज़ीर पता नहीं किस किस कलमदान पे रहे, उधर से हटते हैं उधर हो जाते हैं, उधर से हटाए जाते हैं कहीं और लगा दिए जाते हैं। सबसे पहले वो वज़ीर ख़जाना रहे असद उमर, उसके बाद वो बहबूद आबादी के हवाले से, बल्कि मेहनत के हवाले से वो वज़ीर, हालिया इस वक्त भी वो वफाकी वज़ीर हैं, और मनसूबाबंदी के हवाले से, और साथ में वो सरबराह हैं NCOC के। तो NCOC भी क्या सोता रहा, यानी अदारा बहुत बड़ा है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के हवाले से बहुत काम किया जाता है, तो अभी तक कोई सूरत हाल सामने नहीं आ सकी कि आप कुछ कर लें। देखें, इसमें आपके सवाल के जो है ना 2 पहलू। एक बड़ा अच्छा आपने पॉइंट हाईलाइट किया कि ये जो कैबिनेट में रीशफल, देखें किसी भी जमहूरी मुल्क में जो है ना ये रीशफल नॉर्मल चीज़ है, होती रहती है, और ये प्राइम मिनिस्टर का जो है ना पावर्स हैं वो एंटाइटल्ड है कि वो ये काम कर सकता है, लेकिन इतनी फ्रीक्वेंसी के साथ नहीं होते। अब एक बंदा जिसने साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री में फॉर एग्जांपल परफॉर्म नहीं किया, तो वो अब किसी और मिनिस्ट्री में क्या परफॉर्म करेगा? ठीक है, आपने उसका जूता उसको पहना दिया, उसकी कमीज़ उसको पहना दी, उसकी टोपी उसके सर पर रख दी, ठीक है, और आवाम को ये आप फील करवा रहे हैं, इंप्रेशन देने की कोशिश करें कि हम बड़ा काम कर रहे हैं। और देखें, मसला जो है ना एक स्ट्रक्चरल एक जो है वो मसला है। जब तक उन स्ट्रक्चरल मसलों को आप रिजॉल्व नहीं करेंगे, गवर्नेंस बेहतर नहीं होगी। आप इस रीशफल से देख लें कि जो मिनिस्ट्री सबसे ज़्यादा अहम होनी चाहिए पूरी दुनिया में, जो अहम होती हैं, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्री और हेल्थ की मिनिस्ट्री और एजुकेशन की मिनिस्ट्री। अच्छा, यहाँ पे ना वो समझें किसी को खोडे लाइन लगाना होना तो उसको वो मिनिस्ट्री दी जाती है। हर किसी की ये ख्वाहिश होती है कि मैं फाइनेंस मिनिस्ट्री ले लूँ, मैं इंटीरियर ले लूँ, मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बन जाऊँ, क्योंकि आप लाइमलाइट में होते हैं। जो मेन मिनिस्ट्रीज़ हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री, यहीं से आपकी कोरोना वैक्सीन डेवलप होगी। एजुकेशन मिनिस्ट्री, यहीं से आपके साइंटिस्ट निकलते हैं, आपके प्रोफेसर्स निकलते हैं, आपके रिसर्चर्स निकलते हैं, ठीक है। ये इस तरह की जो मिनिस्ट्रीज़ हैं वो हर कोई जो है ना वो अवॉइड करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसमें ना वो शशका जिसे हम कहते हैं ना सलीस उर्दू में, वो नहीं होता। और हर किसी की ख्वाहिश होती है कि ये इस तरह की जो मिनिस्ट्रीज़, ताकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं, क्लाइमेट चेंज, आपकी एजुकेशन, आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये मिनिस्ट्रीज़। आपको लगता है यानी किसको जिम्मेदार ठहराएंगे, हुकूमत को या आवाम को? आवाम लथार्जिक है, वो नहीं मान रही, SOPs पे अमल नहीं कर रही, या हुकूमत के इक़दाम कहाँ हैं? देखें राना साहब, आवाम जो है ना, हमारी ये एक बड़ा बयानिया है पाकिस्तान के अंदर कि जी हमारी आवाम जाहिल है, हमारी आवाम अनपढ़ है, हमारी आवाम जो है ना वो बेवकूफ़ है। भाई, आवाम जो है ना, आप आवाम को अगर जाहिल है, अगर अनपढ़ है, तो इस आवाम आपको टैक्स देती है ना, तो आप उसको पढ़ाएं, आप उसको लिखाएं, आप उसको शऊर दें, उसको बेहतर बनाएं। हम गुफ्तगू यहीं से जारी रखेंगे, हमें एक मुख्तसर सा वक्फा लेना होगा। नाज़रीन, प्रोग्राम जारी है, लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, खबरों और तज़ियों का सिलसिला जारी है, और ये सिलसिला वहीं से जोड़ेंगे जहाँ से टूटा था। मुनव्वर, बात कर रहे थे हम कोरोना की और स्पेशली पाकिस्तान में जो सूरत हाल है, लेकिन मुझे एक बात ज़रूर करनी है आपसे। वो पहले भी जिक्र हुआ था, पहले हम बात कर रहे थे कि हुकूमती इक़दाम कहाँ पे हैं, आवाम कहीं लथार्जिक है, लेकिन कसूर किसका है। लेकिन उससे पहले मैं एक बात करना चाहूँगा कि बात हो रही थी टैक्सेस की। लोग टैक्स देते हैं, आवाम टैक्स देते हैं, गरीब टैक्स देते हैं, बल्कि मोस्टली। तो ये जितने भी अवामी नुमाइंदे हैं, इनके प्रोटोकॉल, इनकी गाड़ियाँ, इनकी रहायशें, इनका रहन सहन, ये सब कुछ टैक्स से पे किया जाता है। तो क्या ये भी टैक्स देते हैं? देखें राना साहब, एक आपने मीडिया में बयानिया आपने सुना होगा, या आम जो लाइफ में आपने सुना होगा कि जी पाकिस्तानी अवाम जो है ना, हमारी अवाम बड़ी गंदी है, अवाम ऐसी है, अवाम वैसी है, जाहिल है, अनपढ़ है, ठीक है। इसको थोड़ा सा आज हम एनालाइज करते हैं। देखें, अवाम हो सकता है जाहिल हो सकता है अनपढ़ हो, तो ये काम किसका है? उसको पढ़ाना, उसको लिखाना और उसकी डेवलपमेंट करना रियासत और गवर्नमेंट का काम होता है ना। देखिए, रियासत और आवाम के दरमियान एक मुआहदा होता है जिसे आप कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट।
उसमें उसके दो हिस्से होते हैं, एक रियासत ने पूरा करना होता है या गवर्नमेंट ने पूरा करना होता है, दूसरा आवाम ने करना होता है। पाकिस्तान में जो अपना जो काम है, आवाम अपना वो काम करता है। आवाम का क्या काम होता है, उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट के तहत आपने टैक्स देने हैं, आपने कानून को फॉलो करना है, ठीक है। यानी कि आप ट्रैफिक सिग्नल पे जा रहे हैं तो आपने रेड लाइट पे रुक जाना है, ठीक है। आपने कोई क्राइम नहीं करना, आवाम का ये काम है। इस मुल्क का 70% जो टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्सेस, वो आवाम देते हैं, ठीक है। सारी आवाम हमारी कोई चोर डाकू भी नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान की अगर आप प्रेजेंट में जो आबादी देखें, पॉपुलेशन देखें और उससे रेशो निकालें 22 करोड़, तो वो इतनी कोई ज़्यादा नहीं है। इसका मतलब आम बंदा शरीफ है, वो अपना हक हलाल से रोज़ी करके जो है ना वो सुकून की ज़िंदगी गुजारना चाहता है। लेकिन इसके बदले में जो टैक्स देता है, कानून को फॉलो करता है, क्या वो गवर्नमेंट भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करती हैं? वो 74 साल में नहीं किया गया उस कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर आप उनसे टैक्स लेते हैं लेकिन उनको रिटर्न नहीं करते, पब्लिक सर्विस नहीं करते। सियासत देखें, यहाँ की सियासत में ना पब्लिक सर्विस को वापस उसको लाने की ज़रूरत है। यहाँ की सियासत में पब्लिक सर्विस नहीं है, गवर्नेंस नहीं है, नहीं रही जो है ना शुरू से। और उल्टा आप बैठ के कहते हैं, आप जो सिविलियंस हो या दूसरे जो लोग हैं, जी हमारी आवाम, भाई आवाम और क्या करे, आवाम टैक्स देगी ना, आवाम आपको। 70 साल का तो चलो मैंने भी सुन रखा है, आपने भी सुन रखा है, हम बातें भी कर देते हैं। ये जो तब्दीली सरकार आई थी, इसमें कोई तब्दीली आई या स्पेशली मैं उस हवाले से भी तब्दीली जानना चाहता हूं। चलो आप आवाम के लिए कुछ नहीं कर पाए, आपने मराद की बात की थी, बड़ी सादगी की बात की थी, कफ़ायतशारी की बात की थी, क्या वो सब कुछ इस तब्दीली से? देखें, जो फैक्ट्स और फिगर्स हैं वो अगर आप पाकिस्तान के देखें तो उससे ये लगता है कि हालात बदतर हुए हैं। अभी जो UNDP की रिपोर्ट आई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो किसी भी मुल्क की जो ह्यूमन डेवलपमेंट या वहाँ पे जो इंसानी जो तरक्की है उसके इशारिये होते हैं, और उससे पता चलता है कि उस मुल्क में एजुकेशन, सेहत और इनकम या जो है वो इकॉनमी की क्या सूरत हाल है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स लेटेस्ट बताती है कि पाकिस्तान जो है ना वो 2018 में वो 152 नंबर पे था, उसकी जो रैंकिंग थी ग्लोबल, ठीक है। और अभी वो कितने में, अभी 2 जो है ना वो उसमें गिरावट आई है उसमें, और अभी वो 2 दर्जे 154 पे जो है वो चला गया है। आप मईशत का हाल आप खुद देख लें, ठीक है। कोरोना की वजह से ये जो आपकी सिचुएशन है, ओवरऑल पब्लिक हेल्थ क्राइसिस है, वो आप खुद देख लें कि आपने सिर्फ जो है ना अभी तक पाकिस्तान में सिर्फ टोटल 17 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया गया है बस, यानी कि 0% आपका रेट है वैक्सीनेशन का। इसराइल देखें, इतना छोटा सा मुल्क है, 60% आबादी को उसने जो है ना वो वैक्सीनेट कर लिया है, और वहाँ पे जो डेथ रेट है कोरोना से वो 0% हो गया है, ठीक है। तो मुझे आप बात बताएं कि ये कि अवाम की जो है वो पब्लिक सर्विस और अवाम का जो कंसर्न है, मफाद है, वो किधर है? यहाँ पे अभी एक हालिया बड़ी एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है UNDP यूनाइटेड नेशंस की, कि पाकिस्तान में $17 बिलियन आपका अशराफिया जो है ना वो खा जाता है मुख्तलिफ पर्क्स और प्रिविलेजेस के नतीजे में। जस्ट इमेजिन $17 बिलियन, जी $17 बिलियन, यानी कि जो आप वो आवाम से टैक्स इतना ज़्यादा लेते हैं या कर्जे लेते हैं मुल्क के नाम पे, ठीक है, वो तो आपकी जेब में चला जाता है, ऊपर से आप खुद टैक्स देते नहीं। यहाँ पे देखें, जो इनकम टैक्स है ना वो अमीर तबका देता नहीं है, उल्टा ये रियासत से सब्सिडी लेते हैं, और उल्टा ये जो है ना वो कंसेशन पे वो कर्जे लेते हैं जो नेशनल जो बैंक्स हैं उनसे, और उसके बाद जब अपनी हुकूमतें आती हैं वो माफ़ भी करवा लेते हैं, अपनी फैक्ट्रीज इंडस्ट्री पे सब्सिडी भी लेते हैं। तो दोनों हाथों से ना वो लूट रहे हैं इस मुल्क को, प्लंडर है, एक लूट है किस्म की, कुछ भी ऐसा नहीं, और आवाम के टैक्स पे नहीं कर रहे। टैक्स देखें, और गरीब आवाम को वो बिजली, पेट्रोल, पता नहीं। देखें, आप जब आप आते हैं हुकूमत चलाने के लिए, आप IMF वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेते हैं, ठीक है, आप तो चले जाते हैं अपनी हुकूमत पूरी करके, वो कर्जा कौन चुकाता है पीछे? डेट सर्विसिंग जिसे आप कहते हैं। और वो कर्जा जाता भी कहाँ है? जाता कहाँ है? वो कौन? वो आवाम चुकाता है ना। कैसे चुकाता है? वो टैक्स बढ़ जाएगा, आपका टैक्स, बिजली पे टैक्स बढ़ जाएगा, गैस के जो नर्ख हैं वो बढ़ जाएंगे, दूसरी अशिया जो है ना वो महंगी हो जाएंगी, ओवरऑल टैक्स आपके ज़्यादा लगा दिया जाएगा। तो ये इससे इस तरह वो खून निचोड़ के आवाम का, ठीक है, आप अपनी हुकूमत चला के चले जाते हैं। इधर से भी आवाम का नुचड़ेगा और उधर से लाया हुआ भी आवाम पे नहीं लगेगा। मतलब 17 बिलियन, और खुद भी उन्होंने कुछ नहीं देना, टैक्स नहीं देना। राना साहब, $17 बिलियन जो है ना, ये अगर खर्च किए जाए एक साल में तो पाकिस्तान में गुर्बत खत्म हो, ये अशराफिया खा जाता है इस मुल्क में, ठीक है। $17 बिलियन, जस्ट इमेजिन के कितने पैसे। सही, चलें मैं आगे बढ़ता हूँ, थोड़ी सी बात भारत की कर लेते हैं। मोदी हुकूमत भारतीयों को वबा से बचाने में मुकम्मल नाकाम हो गई। मजीद 1,99,000 अमवात, 3,45,000 केसेस रिपोर्ट हुए। खान साहब ने ट्वीट में इजहार हमदर्दी भी किया है और मुतासरा अफराद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी उन्होंने किया है। चलें, वो कर्टेसी बेस पे अच्छी बात है, लेकिन खान साहब ने अपने लोगों के बारे में भी कुछ सोचा, कोई इकदाम। पहले तो मैं ये बात करूंगा कि भारत को कहाँ देख रहे हैं जी, इतनी बुरी हालत? देखें, भारत में भी सिचुएशन बहुत ज़्यादा सीरियस है। भारत में तकरीबन कोई
मेरे पास ये फैक्ट्स और फिगर पढ़े, कोई 1.5 करोड़ लोग एक यहाँ पे भी ऐसी सूरत हाल है कि मुझे थोड़ा सा छोटा सा वक्फा लेना होगा मुनव्वर, और बाकी गुफ्तगू आगे शुरू करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम जारी, लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन खबरों और तजियों का सिलसिला जारी है और सिलसिला वहीं से जोड़ेंगे जहाँ से टूटा था। मुनव्वर, आप बात कर रहे थे भारत के हवाले से और वो फैक्ट्स और फिगर्स आप बताने वाले थे। जी, भारत में भी जो कोरोना की सिचुएशन है वो बड़ी ही सीरियस है और बहुत ज़्यादा डेडली हो गई है इस वक्त। भारत में अचानक इसने ना शूटअप किया है, होली के स्पेशली बात, क्योंकि उन्होंने वहाँ भी लोगों ने SOP वगैरह फॉलो इतना नहीं किया, आबादी बहुत ज़्यादा है, पब्लिक हेल्थ उनका जो सिस्टम है वो भी कोई इतना अच्छा नहीं है, तो अभी तो वो बिल्कुल ओवरवेल्म हो गया। आप देखिए भारत में तकरीबन कोई इस वक्त 1.5 करोड़ से ज़ायद जो हैं केसेस हैं कोरोना के, और वहाँ पे तकरीबन 2 लाख लोग जो है ना वो इस वबा की वजह से मर चुके हैं। और भारत में जो कोरोना वैक्सीनेशन जो उनकी फुली जो वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन की जो परसेंटेज है वो 1% है। ठीक है, देखें यहाँ पे अब ये सारी जो सिचुएशन है ना वो इस चीज़ को इंडिकेट करती है कि इंडिया और पाकिस्तान की जो दोनों गवर्नमेंट्स हैं ना, ये जो सिचुएशन है दोनों कंट्रीज़ में कोरोना की वजह से, इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न फॉर देम और शेम फॉर देम। ठीक है, कि आप बड़ी भड़के मारते हैं कि आप 2 न्यूक्लियर पावर्स हैं, ठीक है, आप अपने अवाम को इस वबा से तो आप प्रोटेक्ट कर नहीं सकते। आप एक के पास वो सोशल मीडिया पे जी एक के पास वैक्सीन नहीं है, दूसरे के पास ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, देखें आप अवाम पे भी खर्च करें, आप अवाम को बचें। देखें दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, वैक्सीन डेवलप नहीं कर पाते, अफसोस की बात यह है। ठीक है कि आप में ये इतनी आप में टेक्नोलॉजिकल नो हाउ नहीं है कि आप अपनी वैक्सीन डेवलप करें। ठीक है, जबकि आप दूसरे जो न्यूक्लियर पावर्स हैं उनके साथ अपने आप को कंपेयर करें तो वो बहुत ऊपर आपको नजर आते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट और दूसरी चीज़ों पे। उन्होंने वैक्सीन भी डेवलप किया है। अगर वो मुझे क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत महदूद होगा, मुनव्वर, मुझे जानना है कि भारत तो ये हालिया 2-4 ऐसी सूरत हाल है, एक तो मुस्लिम कम्युनिटी के हवाले से उन पर जानबूझ के पहले ये थोपा जाता था, और अब क्योंकि ये सिख बरादरी पाकिस्तान से होके गई है, ननकाना साहब और उनकी अपनी रसूमात को अदा करने के बाद वापस गए हैं, तो उन पे भी बगैर सोचे समझे वो थोप दिया गया है कि जी उन्हें कोरोना है, मुस्बत करार। यानी ये सारी सूरत हाल को मोदी सरकार या ये भारत क्यों नहीं महसूस कर रहा? देखें राना साहब, मोदी जो है ना, जब आप इंटरनली फेल हो रहे होते हैं ना और आप की पॉलिसीज़ फेल हो रही होती हैं, और अभी तो बहुत ज़्यादा तनकीद के जद में है मोदी सरकार, ठीक है, इस कोरोना की वजह से, तो फिर आप यही काम करते हैं कि दूसरे लोगों पे आप अपने ब्लेम को डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे, किसी और पड़ोसी मुल्क पे उसका इल्ज़ाम लगा देंगे। ठीक है, तो आप यही करते हैं काम, आप अपनी गलती को एडमिट नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है, और उसको बेहतर बनाने की कोशिश नहीं करते, आप फिर यही काम करते हैं। और आपने बड़ा अच्छा जिक्र किया कि यहाँ से देखिए, मैं ये सोचता हूँ कि पाकिस्तान को जो रिलीजियस टूरिज़्म है, करतारपुर वगैरह, उसको बंद करना चाहिए फ़िलहाल जो है ना, ताकि वहाँ वो जो भारत में जो एक वेरिएंट है उसका कोरोना का, वो यहाँ पे पाकिस्तान में जो है ना वो इन्फेक्ट ना करे लोगों को। ठीक है, उस पे बैन होना चाहिए टेम्पररी जो रिलीजियस जो टूरिज़्म है या जो भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो आमदोरफ्त है, ट्रैवल है लोगों की, ताकि जो है ना, क्योंकि देखें इंसानी ज़िंदगी से ऊपर कोई भी चीज़ नहीं है, वो सेफ़ होगी, सिक्योर होगी, और अपना जो हमारा नेशनल इंटरेस्ट वो सेफ़ होगा, सिक्योर होगा, तो वो हमारे हक़ में वही चीज़ है। ठीक है, तो हमें इस पे बैन करना चाहिए जो भारत के साथ जो भी हमारे सही चलें मिर्ची की क्या सूरत हाल होती है। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ और सियासत के हवाले से बात करते हैं। NA 249 कराची का ज़िमनी मार्का, SOPs पर अमल दरामद के लिए इलेक्शन कमीशन ने DIG साउथ को ख़त लिख दिया, अफसरान को चौकन्ना रहने की हदायत। कैसे देख रहे हैं जी ये ज़िमनी मार्का और कराची के हवाले से? और स्पेशली मैं अगर थोड़ा सा आगे बढ़ूँ तो PDM की सियासत ने हुकूमत पर लजा तारी किया, ईद के बाद फिर टफ टाइम देंगे, ये कहना मरीम नवाज़ का, और वो कराची गई हैं और इसी कैंपेन के हवाले से ज़िमनी इंतखाब की, तो कैसे देख रहे हैं इसको? देखें, ये डस्का के बाद एक बहुत बड़ा एक मार्का होगा। कराची एक बड़ा एक कमर्शियल कैपिटल है पाकिस्तान का, वहाँ पे हार और जीत बड़ा मैटर करती है, और उसका एक नेशनल लेवल पे वो एक परसेप्शन एक डेवलप होता है। ठीक है, अगर वहाँ भी ये PML नून जीत गई तो ये बहुत बड़ी उनके लिए कामयाबी होगी, एक मॉरल एक। आपको क्या लगता है विक्ट्री जीत? देखें वहाँ पे जीत सकती हैं, ये जो उनके जो कैंडिडेट हैं वो बड़े तगड़े हैं, बड़ा एक उनका वहाँ पे एक अच्छी एक रेपुटेशन है, बिल्कुल वो जीत भी सकते हैं। उसके अलावा मैं समझता हूं कि इसको पोस्टपोन करना चाहिए जो कोरोना की जो सिचुएशन है, क्योंकि देखें SOP आप वहाँ पे 100% फॉलो कर नहीं सकते, इतने लोग वहाँ पे इकट्ठे होंगे, पहले ही वो बहुत बड़ी वो एक गुंजान हुकूमत ने तो बोला है, इलेक्शन कमीशन को लेटर भी लिखा है, बिल्कुल
कि मैंने कहा ना कि देखें इंसानी ज़िंदगी से ज़्यादा कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती, ठीक है, कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट। देखें सियासत और ये सारी चीज़ें तो तब होती हैं ना जब हम जिंदा होंगे, जब हम ही बीमार हो जाएंगे तो ये फिर चीज़ें जो है ना फजूल हैं, बेकार चीज़ें, तो आप जो है ना इसको पोस्टपोन करें। नहीं तो किस पार्टी को आप ज़्यादा पलड़ा भारी देखते हैं? देखिए मैं समझता हूँ कि जो ट्रेंड है, जो एक स्ट्रीक है, एक विनिंग स्ट्रीक है, वो PML नून का है, ठीक है। और दूसरा परफॉर्मेंस को जब आप देखते हैं गवर्नमेंट की, तो उससे यही लगता है कि अवाम जो है ना वो उसके बहुत ज़्यादा ग्रीवेंसेस हैं। और जो है नहीं कौन सी गवर्नमेंट, वफाक या सूबा, यानी कराची में अगर हो रहा है तो सूबा सिंध? और देखिए दोनों के इश्यूज़ हैं। मिस गवर्नेंस या वफाक में भी है, मिस गवर्नेंस सूबों में भी है, चारों सूबों में मिस गवर्नेंस है। किसी को आप ये नहीं कह सकते कि किसी की कोई मिसाली जो है ना वो तर्ज हुकूमत है, कहीं भी मिसाली तर्ज हुकूमत तो मकामी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नहीं लगता कि सूबाई हुकूमत की जानिब से पीपल्स पार्टी को कोई वोट पड़ना या जीतना कुछ है? देखें मैंने कहा मुझे जो दूसरा जो कैंडिडेट है मिफ्ता इस्माइल, वो ज़्यादा मुझे उसके जो है वो एक तरह से चांसेस लगते हैं। चलें, मौलाना फजल रहमान का शहबाज शरीफ को टेलीफोन रहाई पाने पर मुबारकबाद पेश की। PDM के आइंदा एजेंडे पर भी तबादला ख्याल कैसे देख रहे हैं आप? एक तो शहबाज शरीफ की रिहाई और रिहाई के बाद सियासत में उनका इम्पैक्ट क्या होगा, उनकी शख्सियत का और उनकी रिहाई का, और स्पेशली PDM कहाँ नज़र आ रही है? देखें PDM, मैंने कहा कि PDM सरवाइव करेगी, PDM रहेगी, क्योंकि PDM इज़ अ मैरिज ऑफ कन्वीनियंस दोनों पार्टीज़ के लिए, मौलाना फजल रहमान के लिए भी और PML नून के लिए भी। PDM के प्लेटफार्म से उन्होंने अपने लिए मुल्क में स्पेस क्रिएट की है। जो पहले एक पॉलिटिकल परसिक्यूशन आपको नज़र आ रही थी या एक दबाव था उन पर, पॉलिटिकल प्रेशर था, वो कम हुआ है PDM के बाद। हाँ, PDM ने जो बड़े वो एक टाल उनके जो क्लेम्स थे, ठीक है, या उनके वो जो एक टारगेट्स थे वो अचीव नहीं कर पाए, क्योंकि वो टारगेट्स जो है ना इतने रियलिस्टिक नहीं थे। अभी आप देखें कोरोना की वबा भी है, दूसरी सिचुएशन भी है, तो वो इस तरह का कोई लॉन्ग मार्च वगैरह वो चीज़ें पॉसिबल नहीं होगी। तो ये अपनी इस प्लेटफार्म को चलाते रहेंगे, ठीक है, और ताकि गवर्नमेंट पे एक प्रेशर रहे, गवर्नमेंट को अपनी प्रेजेंस जो है ना वो फील कराती रहेगी PDM। और ये जो इसका जेल से निकलना है शहबाज शरीफ का, ठीक है, तो एक अगेन मुझे लगता है कि PML नून की तरफ से एक ट्राई की जाएगी उन हलकों के साथ जो मुक़्तदर हल्के हैं, कि कोई मसलहत की जो मसलहत की सियासत की तरफ मशहूर है जो शहबाज शरीफ। मुनव्वर वक्त की किल्लत के बाद मुझे इजाज़त लेना होगी, आपकी आमद का शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।